नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इस्तेक अहमद और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार से। जेडीयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने रविवार को गोपालगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। सांसद ने जल संसाधन विभाग के फ्लड फाइटिंग के चेयरमैन मोहम्मद हामिद और मुख्य अभियंता प्रकाश दास समेत पूरी टीम के साथ तटबंध और छरकियों पर हुए मरम्मती को और मजबूतीकरण का निरीक्षण किया। सांसद का जून महीने के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में यह दूसरा दौरा है। सांसद ने निरीक्षण के दौरान जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को कई बिंदुओं पर काम करने का निर्देश दिया। पिछले साल बाढ़ के दौरान तटबंध के जिस पॉइंट पर अधिक दबाव था वहां विशेष निगरानी रखने को कहा। सांसद ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मई महीने में बैंकुटपुर में तटबंधों के मरम्मत और मजबूतीकरण कार्य का जायजा लेकर समीक्षा किया था, जिसके बाद बाढ़ नियंत्रण विभाग की टीम दिन रात तटबंधों की निगरानी में लगी है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं। सारण तटबंध, टंसपुर तटबंध और छरकियां पूरी तरह से सुरक्षित है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहना है। गंडक नदी से बाढ़ की स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है। सरकार ने हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। वहीं बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का दावा करने वाली सरकार अपनी लापरवाही के कारण फिर सवालों के घेरे में है। स्वास्थ्य विभाग इस कदर लाचार है कि उसके पास अपने पीएचसी प्रभारी की सही जानकारी भी नहीं है। दूसरे जिलों की कौन कहे, सूबे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले में विभाग की एक गलती ने सारे दावों की पोल खोल दी है। बताया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से बीते दिनों बड़े पैमाने पर पीएचसी प्रभारी का ट्रांसफर कर प्रमोशन देते हुए दूसरे जिलों में पोस्टिंग की गई है। इसमें महाराजगंज के तत्कालीन पीएचसी प्रभारी डॉक्टर राजेश्वर सिन्हा को प्रमोशन देते हुए गोपालगंज में अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पद दिया गया है। हालांकि नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद विभाग को अपनी गलती का एहसास हुआ और 10 मिनट के बाद ही इसे साइट से हटा लिया गया। अब सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में इस तरह की बड़ी लापरवाही सामने आने पर जिले में जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है। बता दें कि इससे पहले भी मार्च में ऐसा मामला सामने आया था, जिसमें एक मृतक डॉक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया था। वहीं विधानसभा में हुए हंगामे के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपनी सफाई दी थी। बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला है, इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी से लापरवाही की तस्वीरें सामने आने लगी है। शनिवार को कैमूर में कुदरा के पंचायती राज विभाग से कंप्यूटर चोरी होने का मामला सामने आया है। अब चुनाव शुरू होने से पहले ही इस तरह का मामला सामने आने के बाद तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। दरअसल कुदरा प्रखंड मुख्यालय स्थित ब्लॉक कैंपस के पंचायती राज विभाग के कार्यालय में चोरों ने शुक्रवार की रात कंप्यूटर चोरी हो गया। उसी कार्यालय में पंखा और कूलर सहित कई सामान पड़े थे, जिसे चोरों ने छुआ तक नहीं। इस घटना की जानकारी शनिवार सुबह 10 बजे जब मुख्य कार्यालय खुलने के लिए अधिकारी वहां पहुंचे, कार्यालय का ताला और 2 रोड गिरा पड़ा मिला। बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला है, इसको लेकर तैयारियां भी शुरू है, लेकिन अब चुनाव होने से पहले ही इस तरह का मामला सामने आने के बाद तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। दरअसल मुख्यालय स्थित ब्लॉक कैंपस के पंचायती राज विभाग के कार्यालय में चोरों ने कंप्यूटर की चोरी की है और उसी कार्यालय में पंखा और कूलर सहित कई सामान पड़े थे, जिसे चोरों ने छुआ तक नहीं। इस घटना की जानकारी शनिवार को जब कार्यालय खोलने के लिए अधिकारी वहां पहुंचे, कार्यालय का ताला और 2 रोड गिरा पड़ा मिला।
नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार बारिश होने से वहां बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई। जंगलों में पानी होने से जानवर इधर उधर भागकर सूखे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। एक हाथी सुरक्षित जगह की तलाश में बॉर्डर से सीतामढ़ी जिले के बेरगनिया प्रखंड में पहुंच गया। हाथी के उत्पात से यहां के लोग भयभीत हैं। रविवार की सुबह बेरगनिया के झोरियाई गांव के सुरह में हाथी पहुंचा। यहां उसने फसलों को नुकसान पहुंचाया, खासकर ईख की फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा। एक तरफ लोगों को फसल की चिंता सता रही है तो दूसरी ओर हाथी के डर से सहमे हुए हैं। खबर लिखे जाने तक वन विभाग की टीम नहीं आई थी। डरे सहमे लोग घर में ही रहने के लिए मजबूर हैं। गौरतलब है कि 7 से 8 वर्ष पूर्व नेपाल से एक हाथी भागकर सीतामढ़ी जिले में पहुंच गया था। उस हाथी ने विभिन्न प्रखंडों में काफ़ी उत्पात मचाया था। कई लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही पेड़ पौधे और फसलों को भी नुकसान पहुंचाया था। इतना ही नहीं बल्कि हाथी ने बाजपट्टी थाना के वाहन चालक को वाहन से बाहर खींचकर उसे कुचल दिया था, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश और नेपाल द्वारा भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से यूपी बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। राज्य के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर समेत 11 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। यहाँ की छोटी बड़ी नदियाँ उफान पर हैं। पिछले महीने गंडक नदी में नेपाल ने 4,12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा था। सबसे ज़्यादा कोसी और गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अचानक नदियों में पानी आने से लोग भयभीत हैं। लोग ऊंचे स्थानों पर ठहराव किए हुए हैं। हजारों लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए तो कई मजबूरन निचले इलाकों में ही ठहरे हुए हैं। पूर्वी चंपारण से निकलने वाली मुड़ी गंडक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दरभंगा और मोतिहारी में तो कई इमारतें पानी में समा गई हैं। मोतिहारी में नदी किनारे एक मकान देखते ही देखते जमीनोदस्त हो गया। भवानीपुर में 5 कमरों का मकान धराशायी हो गया। गनीमत ये रही कि मकान में उस वक्त कोई नहीं था, नहीं तो इसमें कई लोगों की जानें जा सकती थी। मकान पानी में ढहने की वजह नदी में ज़्यादा पानी आना और ज़मीन का खिसकना माना जा रहा है। बिहार में नदियों के बढ़ते जलस्तर और कई इलाकों में पानी भरने के बाद लोग निचले स्थानों को छोड़कर ऊंचे इलाकों में जा रहे हैं। आम लोगों के साथ साथ बाढ़ के कारण मवेशियों के लिए भी संकट पैदा हो गया है। आरा शहर के टाउन थाना क्षेत्र के मोटी तोला मोड़ पर हथियारबंद बाइक सवार अपराधियों ने रविवार की सुबह एक बालू कारोबारी को गोली से भून दिया। आनन फानन में उसे इलाज के लिए शहर के बाबू बाजार स्थित एक निजी अस्पताल में लोग लेकर जा रहे थे कि रास्ते में युवक ने दम तोड़ दिया। बालू कारोबारी को एक एक कर काफ़ी करीब से 5 गोली मारी गई थी। उसे एक गोली दाएं साइड कनपट्टी में और दूसरी गोली बाएं साइड सीने में लगी थी। रविवार अगली सुबह हुई इस घटना के बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। शव की पहचान 36 वर्षीय राजू यादव के रूप में की गई है। वह अहिरपुरवा मोहल्ला का रहने वाला था। सूचना मिलते ही टाउन थाना इंचार्ज शंभू कुमार भगत अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों से पूछताछ की। मृतक राजू के चाचा सुशील कुमार ने बताया कि वह हर रोज की तरह रविवार की सुबह भी टहलने के लिए निकला था। इसी दौरान उसे अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने परिजनों को दी थी। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और युवक को आनन फानन में इलाज के लिए आरा शहर के बाबू बाजार स्थित एक निजी क्लिनिक ला रहे थे, तभी उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। फिर भी परिजन उसे अस्पताल ले आए, जहां चिकित्सक ने देखकर मृतक घोषित कर दिया। राजू के चाचा सुशील कुमार ने कहा कि किसी से भी विवाद या दुश्मनी नहीं थी। हालांकि पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है। वहीं घटना का जायजा लेने अस्पताल पहुंचे एसपीडीओ पंकज राउत ने कहा कि इस हत्याकांड की जांच के लिए एक टीम गठित कर ली गई है। अपराधी जल्द पकड़े जाएंगे। जमुई के सिकंदरा थाना क्षेत्र के नवडिया गांव में शादी के 1 महीने के अंदर ही बहू की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना को अंजाम देने के बाद शव को कमरे में बंद करने के बाद सभी ससुराल वाले फरार हो गए। शनिवार की सुबह मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
घटना बीते शुक्रवार रात की बताई जा रही है। शनिवार की सुबह सब मिलने के बाद ये मामला सामने आया, जिसके बाद ससुराल में रहने वाले पड़ोसियों ने लड़की के मायके वालों को जानकारी दी। इसके बाद परिजन पहुंचे। इधर इस मामले में लड़की के परिजनों ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। नवडीहा गांव निवासी सनोज कुमार से पटना के बाढ़ की रहने वाली 19 वर्षीय पूजा की बीते 17 जून को शादी हुई थी। परिजनों ने बताया कि शादी में उपहार स्वरूप 2.5 लाख रुपए, सोने की चैन और कई अन्य सामान दिए गए थे। इसके बाद भी ससुराल वाले दहेज में एक बाइक मांग रहे थे, जिसके लिए उन्होंने 3 महीने का वक्त मांगा था कि वह भी दे देंगे। परिजनों ने कहा कि उसकी बेटी का पति शादी के 4 दिन बाद से ही बाइक के लिए तंग करने लगा। लड़की को प्रताड़ित भी किया जाने लगा। अब अपनी बेटी की हुई हत्या के बाद उसके परिजनों ने लड़की के पति, ससुर और ससुराल वालों के अन्य लोगों के पर हत्या का आरोप लगाया है। इस मामले में सिकंदरा थाना के प्रभारी सदाशिव शाह ने कहा कि प्रथम में ये मामला दहेज हत्या का लग रहा है। घटना के बाद से ही सभी फरार हैं। इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। बिहार में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा मामला पूर्णिया के नगर थाना क्षेत्र के चूनापुर का है। यहां पावर ग्रिड के पास एयरफोर्स स्टाफ सुरेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह पूर्णिया के चूनापुर हवाई अड्डा में इलेक्ट्रीशियन था। शनिवार की रात ड्यूटी गया था और रविवार की सुबह चूनापुर पावर ग्रिड के पास से उसका शव बरामद हुआ। मृतक के परिजन बबुल यादव ने कहा कि हर दिन की तरह शनिवार की रात भी सुरेंद्र ड्यूटी पर गया था। रविवार सुबह पता चला कि किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद वे लोग मौके पर पहुंच गए तो देखा कि सुरेंद्र यादव का शव पड़ा है और शव के बगल में ही साइकिल रखा हुआ है। परिजनों ने आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ आनंद पांडे और नगर थाना के प्रभारी मिथिलेश कुमार पहुंचे और प्राथमिक जांच की। सदर एसडीपीओ आनंद पांडे ने कहा कि जांच की जा रही है। इस मामले में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज की गई है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और वहीं नगर के थाना के प्रभारी मिथिलेश कुमारी ने बताया कि परिजनों ने आपसी रंजिश के कारण हत्या की बताई जा रही है। किसी भी नामजद प्राथमिक दर्ज कर ली गई है। रविवार सुबह में करीब 5 बजे हत्या हुई है। जब वह घर लौट रहा था, सुरेंद्र यादव को गले के पास एक गोली मारी गई, जिसकी उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भोजपुर जिले के उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के 0 माइल बेलाई रेलवे क्रॉसिंग के समीप रविवार की सुबह पानी में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। हालांकि लोग इसे इलाज के सदर अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सक ने किशोर को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद बच्चे के घर में कोहराम मच गया। नवादा थाना क्षेत्र के अनाइट मोहल्ला का 13 वर्षीय किशोर है। किशोर के परिजनों ने बताया कि बच्चा रविवार की सुबह जगदेव नगर और अनाइट के बच्चों के साथ 0 माइल बेलाई रेलवे क्रॉसिंग के समीप पुल पर गया था। वहीं पैर फिसल जाने की वजह से वह पानी में गिरकर डूब गया। उसके साथ वहां मौजूद रहे लड़कों ने शोर मचाया, जिसके बाद मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और किशोर को पानी से बाहर निकाला गया। परिजन बच्चे को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल ला रहे थे, तभी उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। बावजूद इसके परिजन उसे सदर अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। पानी में डूबने से किशोर के मुंह और नाक से झाग निकल रहा था। परिजनों ने इसकी सूचना टाउन थाने की पुलिस को दी। सूचना मिलते ही टाउन थाना की पुलिस सदर अस्पताल पहुंची। इसके बाद शव को अपने कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करवाया। घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया है। परिवार के सभी सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। विश्व भर में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जमकर बरसा। अब हालात संभल जरूर गए हैं, पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं है। विश्व के कई ऐसे देश हैं जिन पर कोरोना की तीसरी लहर ने अपना असर दिखाना शुरू भी कर दिया है, और इन सबके बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चेतावनी जारी कर दी है। क्या है वो चेतावनी, देखिए इस रिपोर्ट में।
चलते दुनिया भर में कई देश ऐसे हैं जहां कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी बरकरार है। तो वहीं बात अगर कोरोना से बचाव के लिए हो रहे वैक्सीनेशन की करें तो पूरे एशिया में इसकी रफ्तार धीमी है। साथ ही भारत समेत पूरे महाद्वीप में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। भारत में इस वेरिएंट से संक्रमण का पहला मामला सामने आया था और अब तो देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट भी खतरे की घंटी बजा रहा है। कोरोना के बदलते वेरिएंट्स और नए म्यूटेशन से वैज्ञानिक भी परेशान हैं। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी हाल ही में दुनिया को कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर आगाह किया है। WHO ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट के दूसरे वेरिएंट्स के मुकाबले ज्यादा खतरनाक और संक्रामक होने का अंदेशा है। अब आपको बता दें कि एशिया महाद्वीप के उन 7 देशों के बारे में जिन पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार पड़ी है और इस सूची में सबसे पहला नाम आता है भारत का, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों के आधार पर भारत एशिया में नंबर 1 और दुनिया में नंबर 2 स्थान पर है। एशिया में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले भारत में ही सामने आए हैं। यहाँ अब तक कुल 3 करोड़ 5 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और देश में अभी भी कुल 4 लाख देखते हुए बांग्लादेश, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, नेपाल और श्रीलंका से उड़ानों और सभी तरह की सीधी यात्रा पर रोक लगा दी। तुर्की के बाद अब नंबर आता है ईरान का, जो कि कोरोना की 5वीं लहर से जूझ रहा है। ईरान में भी कोरोना की काफी तबाही देखने को मिली, जिसके चलते ईरान में अब तक संक्रमण के 32 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 84,516 लोगों की मौत हो गई। यहाँ फिलहाल 2.46 लाख एक्टिव केस है, तो वहीं 29 लाख से ज्यादा लोग रिकवर भी हो चुके हैं। ईरान में अब तक टीके की करीब 57,20,000 डोज लगाई जा चुकी है और इन सब के बावजूद डेल्टा वेरिएंट की दस्तक ने ईरान सरकार की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। तो वहीं अब इंडोनेशिया की बात करें तो डेल्टा वेरिएंट की वजह से इंडोनेशिया में लॉकडाउन को और भी बढ़ा दिया गया है। एशिया महाद्वीप में इंडोनेशिया चौथा ऐसा देश है जहां कोरोना के मामले सबसे ज्यादा पाए गए। यहाँ अब तक कुल 22,28,000 संक्रमित मिले हैं, जबकि 59,534 लोगों की मौत हो चुकी है। इंडोनेशिया में फिलहाल 2.67 एक्टिव केस मौजूद है और अब तक करीब 19.1 लाख लोग रिकवर भी हो चुके हैं और इंडोनेशिया में डेल्टा वेरिएंट काफी तेजी के साथ फैल रहा है। लाख डोज ही लगाई जा सकी है, जो कि 4 करोड़ आबादी के 2.5% से भी कम है। तो वहीं एशिया महाद्वीप के मध्य पूर्व में इराक और ट्यूनीशिया में डेल्टा वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बाद अब 7वें नंबर पर आता है पाकिस्तान, जहां डेल्टा वेरिएंट की वजह से चौथी लहर की चेतावनी जारी कर दी गई है। पाकिस्तान में कुल 9.61 लाख लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं और पाकिस्तान में फिलहाल 32,319 एक्टिव केस मौजूद हैं, जबकि 9.6 लाख लोग रिकवर हो चुके हैं। साथ ही पाकिस्तान में 28 मई को ही डेल्टा वेरिएंट का पहला मामला सामने आया था, पर पाकिस्तान में डेल्टा वेरिएंट के ज्यादा मामले सामने नहीं आए। बहरहाल विश्व स्तर पर डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया जा चुका है और इस नए म्यूटेशन को लेकर चेतावनी जारी। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज।
इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज़।